I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. देखिए श्रेया जी, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट देश की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स है रीसेंट टाइम्स में। इंटेंट और एग्जीक्यूशन दोनों में बड़ी बड़ी इरेगुलरिटीज है। पब्लिक रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के नाम पर लूट रहे हैं। अरे हमारे पर्यावरण के मोर्चाधारी श्री राहुल जी, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एक वेल थॉट आउट इनिशिएटिव है जो स्ट्रैटेजिक, डिफेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखकर बहुत केयरफुली प्लान किया गया है। और देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इससे इंडिया की जो प्रेजेंस है अंडमान सी और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी स्ट्रांग होगी। इससे हमारी मैरीटाइम सर्विलेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज इन्हांस होंगी और साथ ही आइलैंड को ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए आप, यहाँ एक मेजर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलप होगा जिसका लोकेशन एडवांटेज बे ऑफ बंगाल के दूसरे पोर्ट से बेटर है। अब यार, इससे इंडिया को एक की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हब बनने में मदद मिलेगी जी। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी आप देखिए लाइटली नहीं लिया गया है। जो प्रॉपर इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी के बाद ही इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस दी गई है और इन अप्रूवल्स ने जुडिशियल स्क्रूटनी भी बहुत केयरफुली पास की है। देखिए अब आप, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के वो 3 अप्रैल 2023 के ऑर्डर में भी ये माना गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहुल जी, ट्राइब्यूनल ने यह भी नोट किया है कि ग्रेट निकोबार की लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन में काफी स्ट्रैटेजिक है, जहां इंडिया और चाइना दोनों के इंटरेस्ट इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप ये मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए, ये एरिया चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है, जिसका काउंटर इंडिया जो है वो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू कर ही रहा है। अब देखिए राहुल जी, अब आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि इसके साथ ही जो अंडमान रीजन में ये इलीगल पोचिंग होती है, जैसे कि कोरल्स की डिस्ट्रक्शन या फिर शार्क्स का हंटिंग और ये वैल्यूएबल मरीन रिसोर्सेज की स्मगलिंग, ये बहुत सीरियस इशू है। ये प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग के थ्रू इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ग्रेट निकोबार में एक स्ट्रॉन्ग और बहुत परमानेंट डिफेंस प्रेजेंस स्टैब्लिश होने से इंडिया मैरीटाइम रूट्स को बेटर मॉनिटर और सिक्योर कर पाएगा और इंडियन ओशन में फॉरेन पावर्स के ग्रोइंग प्रेजेंस का इफेक्टिवली काउंटर कर सकेगा। अब ओवरऑल आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तीनों को नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंबाइन करता है। इसलिए इसे इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंटल इंटरेस्ट के लिए पैरामाउंट नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अरे बस बस, आप इसे डेवलपमेंट का नाम दे रहे हो, लेकिन असल में ये डिस्ट्रक्शन डिस्गाइज से डेवलपमेंट है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चाइना का नाम क्यों ले रही हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है। प्रोग्रेस के नाम पर नेचर का खून हो रहा है। अरे ग्रीन टूल किरदारी, इस प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को काफ़ी सीरियसली लिया गया है। इन इम्पैक्ट्स को अगर आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें तो एसेस और मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉलो किया गया है। साथ ही एक डिटेल्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी बनाया गया है। अब देखिए, ये असेसमेंट जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं था, ये EIA नोटिफिकेशन 2006 और ICRZ नोटिफिकेशन 2019 वाला जो है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया गया। इसमें टॉप नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। साथ ही जो IITs हैं और टेक्निकल बॉडीज़ हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। अब इससे इंश्योर हुआ है कि असेसमेंट साइंटिफिक और मल्टी डिसिप्लिनरी हो। बाकी देखिए, इन सबकी फाइंडिंग्स के बेसिस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट मिटिगेशन और कंजर्वेशन मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। और राहुल जी, इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लान्स, कोरल प्रोटेक्शन और ट्रांसलोकेशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग जैसे स्टेप्स इंक्लूडेड है। और EMP, इसकी भी बात करें तो इसको सिर्फ पेपर तक लिमिटेड नहीं रखा गया, इसमें प्रॉपर फाइनेंशियल बैकिंग और इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट भी दिया गया है। अब देखिए, ये प्लान जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज से लेकर ऑपरेशन फेज तक कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट होगा ताकि जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, बाकी उनका रेगुलर मॉनिटरिंग हो और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी मैनेज किया जा सके।
ठीक है। बाकी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा राहुल जी, बल्कि साइंटिफिकली मैनेज और प्रोटेक्ट करने का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑलरेडी डिजाइन किया गया है। What are you talking about? Millions of trees are being cut in what you are talking about. 160 स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हो। ये इरिवर्सिबल लॉस है डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, और आप लोगों को इकोसिस्टम की कोई फर्क ही नहीं है। फर्क और फिकर हमें सब है राहुल जी। आप ये सुनिए जरा, सिर्फ 166.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किया गया है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के टोटल एरिया का लगभग 2% ही है। और इसके अलावा 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के लिए प्रपोज किया गया है, जो देखिए आप टोटल फॉरेस्ट एरिया का सिर्फ लगभग अराउंड 1.82% बनता है। और बाकी 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया में टोटल एस्टिमेटेड ट्री काउंट लगभग 18.65 लाख है, लेकिन एक्चुअल ट्री फेलिंग जो है वो सिर्फ 49.86 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में होगी राहुल जी, जिसमें से मैक्सिमम एस्टिमेटेड 7.11 लाख ट्रीज कट होंगे। और ये फेलिंग भी देखिए बहुत ही फेज मैनर में होगी, एक साथ नहीं होने वाली। फेज 1 अगर मैं बात करूं 2025 से 2035, उसमें 2.79 लाख। फेज 2 जो कि 2036 से 2041 में है, उसमें 3.41 लाख। और फेज 3 जो कि 2042 से 2047 है, उसमें 0.91 लाख ट्रीज। अब देखिए, इसके साथ ही जो ईसी और एफसी कंडीशंस हैं, उसके तहत 65.99 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ग्रीन जोन के रूप में प्रिजर्व किया जाएगा, जहां कोई ट्री फेलिंग नहीं होगी। बाकी जो ये MOEF एंड CC के 2022 में 2019 के गाइडलाइंस जो हैं, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जिन स्टेट्स और यूटीज में 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उन्हें कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए नॉन फॉरेस्ट लैंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे केसेस में CA जो है वो दूसरे स्टेट्स या यूटीज में की जा सकती है जहां लैंड अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इसलिए CA प्लान यूटी के बाहर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी ये 130.75 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है, उसके डाइवर्जन को कंपेंसेट करने के लिए टोटल 24,750.93 हेक्टेयर लैंड आइडेंटिफाई की गई है। इसमें से 1,414.95 हेक्टेयर वो नॉन फॉरेस्ट लैंड जो कि डाइवर्टेड फॉरेस्ट के इक्विवेलेंट है, और बाकी डबल से ज्यादा डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड इंक्लूड है। अब देखिए, इस CA लैंड में से लगभग 17,000 हेक्टेयर हरियाणा में और 6,320.10 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में है, जिससे इकोलॉजिकल कॉम्पेंसेशन इंश्योर किया जा रहा है राहुल जी। बाकी हरियाणा में जो ये CA लैंड आइडेंटिफाई हुई है, उसका एक बड़ा हिस्सा डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज का है, इंक्लूडिंग PLPA लैंड्स जो अरावली लैंडस्केप में लोकेटेड है। बाकी इन एरियाज को इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए ईयरमार्क किया गया है, जो कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डेंस में होगा जी। ये सब छोड़िए, ट्राइबल कम्युनिटीज को कंप्लीटली दे हैव बीन इग्नोर्ड। उनके घर, उनके राइट्स, उनकी जमीन, सब कुछ अंडरमाइन कर रहे हो आप लोग। इंडिजिनस लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट राहुल जी, आपने फैक्ट्स देखे हैं? ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन से जुड़ी सारी स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स और पॉलिसी सेफगार्ड्स का पूरा कंप्लायंस किया गया है। आप देखिए, इस प्रोसेस में जो है वो कंपेटेंट अथॉरिटीज और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और अदर स्टेक होल्डर्स, इनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशंस की गई हैं, जो जुड़ावा पॉलिसी 2004 और शॉम्पेन पॉलिसी 2015 के अकॉर्डेंस में है। बाकी जो एम्पावर्ड कमिटीज हैं, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स और एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट शामिल हैं, उन्होंने क्लियरली इंश्योर किया है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, खासकर शॉम्पेन कम्युनिटी के इंटरेस्ट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा राहुल जी। प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जिसमें ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 का, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और अभी के टाइम पर देखा जाए, ग्रेट निकोबार आइलैंड में 751.070 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफिशियली ट्राइबल रिजर्व के रूप में नोटिफाइड है। अब ये प्रपोज जो कि 166.10 स्क्वायर किलोमीटर डेवलपमेंट एरिया है, उसमें से भी 84.10 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व के साथ
ओवरलैप करता है। लेकिन भाई इसमें से 11.0.32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 1972 से ही सेटल्ड है और रेवेन्यू लैंड के रूप में यूज हो रहा है ऑलरेडी। और इस वजह से इफेक्टिवली बचा हुआ जो कि ये 73.07 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का प्रोजेक्ट है उसके लिए डी नोटिफाई किया जा रहा है। और बाकी इसका कॉम्पेंसेशन देने के लिए 76.98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को दोबारा ट्राइबल रिजर्व के रूप में री नोटिफाई किया जा रहा है, जिससे नेट एडिशन 3.912 स्क्वायर किलोमीटर का होता है और जो कि ट्राइबल रिजर्व में है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो फेज 1 में सिर्फ 40.01 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल एरिया प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा, जिसमें से 11.03 स्क्वायर किलोमीटर पहले से ही 1972 से रेवेन्यू यूज में है। राहुल जी, श्रेया जी, ये प्रोजेक्ट नेचुरल हेरिटेज के खिलाफ एक बड़ा क्राइम है। ग्रेट निकोबार की यूनिक बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया जा रहा है। आइलैंड की अलग अलग स्पीसीज, इंडेंजर्ड एनिमल्स, सब कुछ खतरे में है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉस्ट शॉर्ट टर्म गेन से कहीं ज्यादा है। ये इरिवर्सिबल नुकसान है श्रेया जी। रिवर्सिबल नहीं राहुल जी, आजकल सब कुछ रिवर्सिबल है। आप ये देखिए आपका कहना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो नेचुरल हेरिटेज के खिलाफ क्राइम है, राइट? हाँ। एक तरह का ये ओवर स्टेटमेंट लगता है आपका जब हम अवेलेबल फैक्ट्स देखते हैं। रुकिए आप ये सुनिए, प्रोजेक्ट का जो डिटेल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006 और वो जो CRZ नोटिफिकेशन है 2019, जिसमें आइलैंड की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को एसेस किया गया है और इसके बेसिस पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है और एक रोबस्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी इंप्लीमेंट हो रहा है जिसमें ये मिटिगेशन मेजर्स, फेज डेवलपमेंट और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इंक्लूडेड है। साथ ही मैटर को NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी एग्जामिन किया है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपहोल्ड किया जा रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है। हाँ, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आपके वैलिड हो सकते हैं, पर स्पेशली बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज के आपके, बट ऑफिशियली प्रोजेक्ट को बिना सेफगार्ड्स के या इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन के रूप में लेबल करना फैक्ट्स के साथ फुल अलाइन नहीं करता है। देखिए श्रेया जी, आप तो गोदी मीडिया है। ये प्रोजेक्ट तो पूरा हाफ बेक्ड और इल कंसीव्ड है। डिजाइन, फीजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कुछ भी प्रॉपर्ली दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट। प्लानिंग बहुत इज वेरी पुअर, इसलिए हम इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। ऐसे अधूरी सोच के प्रोजेक्ट से देश का नुकसान ही होगा। नुकसान राहुल जी, आप ये देखिए, प्रोजेक्ट को क्राइम अगेंस्ट नेचुरल हेरिटेज कहना जो आइलैंड की बायोडाइवर्सिटी को यूनिकनेस पर बेस्ड है, एक बहुत ही मिसप्लेस्ड एलिगेशन है और वो उस कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक और रेगुलेटरी अप्रेजल को रिफ्लेक्ट नहीं करता जी जो प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। राहुल जी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का डिटेल्ड और मल्टी टायर्ड असेसमेंट किया गया है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 और कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 के अकॉर्डेंस में है। इस प्रोसेस में देखिए आइलैंड की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी और बायोडाइवर्सिटी वैल्यू का पूरा ध्यान रखा गया है। इस असेसमेंट के बेसिस पर ही एक रोबस्ट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट और इन्फोर्सेबल कंडीशंस इंक्लूडेड हैं ताकि किसी भी पोटेंशियल इम्पैक्ट को अवॉइड, मिनिमाइज या फिर इफेक्टिवली मिटिगेट किया जा सके। बाकी ये जो आर्ग्यूमेंट की ये लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉस्ट शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा होगी, ये भी सस्टेनेबल नहीं है। प्रोजेक्ट को देखिए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कंसीव किया गया है जहां इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स और स्ट्रैटेजिक नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट किया गया है। एक्सटेंसिव मिटिगेशन मेजर्स हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, ये सब इंश्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड रहे। बाकी इसलिए प्रोजेक्ट को नेचुरल हेरिटेज के लिए हार्मफुल नहीं माना जा सकता, बल्कि ये बहुत ही केयरफुली प्लान इनिशिएटिव है जिसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बहुत ही बिल्ड इन सेफगार्ड्स हैं, साथ ही नेशनल इंटरेस्ट को भी एडवांस किया जा रहा है। Oh, come on, Shreya. This environmental clearance process, this is complete farce. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो क्लियरेंस दिया है वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट डायरेक्ट नहीं करता। दे इट डजंट कंसर्न देम। अप्रूवल्स दे आर रश्ड, एक्सपर्ट ओपिनियंस को इग्नोर किया गया है। ऐसे क्लियरेंसेस पर भरोसा कौन करेगा? मेरे पे भरोसा कर सकते हैं ना आप राहुल जी? नहीं, आप मेरे फैक्ट सुनेंगे तो ज़रूर करेंगे। वैसे भी आप तो ध्रुव राठी के मेंटर हैं,
बट स्टिल नो वरीज, मैं आपको तब भी थोड़े फैक्ट्स बता देती हूँ। जो ये प्रोजेक्ट है उसने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 और ये कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 इसके अकॉर्डेंस में एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल प्रोसेस अंडरगो किया है, जिसमें सारे रेलिवेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को एक्सपर्ट बॉडीज द्वारा रिगरसली एग्जामिन किया गया है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में देखिए डिटेल्ड और इन्फोर्सेबल कंडीशंस इंक्लूडेड हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क से सपोर्टेड है, ताकि आइडेंटिफाई किए गए सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। आगे ये भी बताया जाता है कि प्रोजेक्ट ने जुडिशियल स्क्रूटनी भी फेस की है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने, जो देखिए इन्वायरमेंटल मैटर्स के एजुडिकेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाकी ऑनरेबल ट्राइब्यूनल्स ने प्लीडिंग्स, रिकॉर्ड पर अवेलेबल मटेरियल्स और एक्सपर्ट इनपुट्स को ध्यान से कंसिडर करने के बाद ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपहोल्ड किया है। इससे देखिए ये अफर्म होता है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को कानून के अकॉर्डेंस में प्रॉपर्ली एग्जामिन और एड्रेस किया गया है। अरे जयराम, ये तो अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। आई हैव टू गो टू सोरोस लैंड टू डिवाइस सम न्यू प्रोपेगेंडा। I'll devise a new toolkit.